नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। हिंद महासागर की लहरों पर सिर्फ पानी नहीं बहता, वहां पर भरोसा बहता है, साझेदारी बहती है। कहते हैं कि रिश्ते सिर्फ नक्शों से नहीं बनते हैं, रिश्ते बनते हैं भरोसे से, विश्वास से और साझा भविष्य के संकल्प से। हिंद महासागर के बीच बसे एक छोटे से द्वीप राष्ट्र सेशेल्स में भारत सिर्फ रिश्ते नहीं बना रहा, इतिहास लिख रहा है। जब दुनिया इंडो पैसिफिक में अपना प्रभाव बढ़ाने की होड़ में है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशेल्स दौरा एक स्पष्ट संदेश देता है कि भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि भरोसेमंद वैश्विक साझेदार है। समुद्र से सुरक्षा तक, ब्लू इकोनॉमी से रणनीतिक साझेदारी तक, आखिर कैसे सेशेल्स भारत की नेबरहुड फर्स्ट और महासागर नीति का अभिन्न स्तंभ बन गया है, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे द जेसी शो में। और हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं द जेसी शो में। सर, आज के जेसी शो की हेडलाइन है भारत सेशेल्स रिश्तों का महासागर। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने क्लियर हैं। ये रिश्तों का सागर दोनों देश हैं, महासागर का पार्ट हैं, एक तरह से इंडियन ओशन का पार्ट हैं, इंडियन ओशन के किनारे पर हैं। नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से यह दोस्ती, यह रिश्ता बहुत मजबूत हुआ है। यह रिश्ता आज का नहीं है, यह रिश्ता सदियों पुराना है। नरेंद्र मोदी दूसरी बार सेशेल्स गए, इस रिश्ते को मजबूत करके आए, बड़ा स्वागत हुआ। हिंद महासागर में भारत की भूमिका, सेशेल्स की भूमिका, इस पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने एक दूसरे के संबंध मजबूत करने का फैसला लिया और ये सोचा कि किस तरह हम चाइना को आंख दिखा सकते हैं, सारे संसार को एक मैसेज दे सकते हैं कि भारत और सेशेल्स के रिश्ते सदियों पुराने हैं, वो आज के नहीं हैं। हम संकट में, खुशी में हम दोनों राष्ट्र एक साथ हैं और हमारा ये रिश्ता जो है ये जीवन भर का है। यही संदेश नरेंद्र मोदी वहाँ देकर आए हैं। सर, विदेशों में नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने की इस होड़ में इस बार सेशेल्स ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उनको सम्मानित किया। कैसे देखते हैं सर? सच है, होड़ तो है ही। संसार में जहाँ भी नरेंद्र मोदी जाते हैं तो देखते हैं वहाँ का राष्ट्र के हम सर्वोच्च पुरस्कार हमारा जो है वो हम उन्हें दें। ये 34वां पुरस्कार है उनका, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका ब्रांड इतना मजबूत हो, जिसकी लोकप्रियता इतनी मजबूत हो कि 34 राष्ट्र अपने सर्वोच्च सम्मान उसे सम्मानित करें। तो हुआ इस बार भी। तो इट्स ओनली ए नरेंद्र मोदी मिरेकल, और जिसे कहते हैं प्राउड फॉर 140 करोड़ इंडियंस, जो उन्होंने कहा कि मैं ये जो पुरस्कार है, सम्मान है, ये देशवासियों को समर्पित करता हूँ और उन राष्ट्रों को समर्पित करता हूँ जो क्लाइमेट चेंज के लिए दुख उठा रहे हैं, पीड़ा उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो ये मेरा पुरस्कार उन सभी राष्ट्रों के लिए भी है। दिस इज़ ऑल। सर, मैंने सुना है एक वक्त पर भारत ने बचाया था सेशेल्स को तख्ता पलट से। क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है? हाँ, मैंने पढ़ा था कहीं के 1986 में, उसमें राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर। वहाँ जो सेशेल्स के रक्षा मंत्री थे, छोटा सा देश है, टापू है, उन्होंने तख्ता पलटने की कोशिश की थी। वहाँ से डिस्ट्रेस कॉल आया था, तो यहाँ से 1-2 युद्धपोत चले गए थे, उनको बचा लिया वहाँ पे। तो वो राष्ट्र एहसान मानता है भारत का उस समय से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि प्रधानमंत्री कोई भी हो। भारत ने एज ए कंट्री जो है उनकी मदद की। और नरेंद्र मोदी इस बार गए तो नरेंद्र मोदी के प्रति, भारत के प्रति जो एहसान का भाव था वो उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। जी सर, आखिर 11 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने क्यों जरूरी समझा सेशेल्स जाना? और सर, आखिर क्या है नरेंद्र मोदी का ये महासागर डॉक्ट्रिन? और सर, एक और चीज, क्या सेशेल्स है इस डॉक्ट्रिन का पहला रियल टेस्ट? सच में ये सागर जो है, ये जो आइडिया है नरेंद्र मोदी का, ये 2015 में मॉरिशस गए थे तो ये डॉक्ट्रिन दिया था सागर। इस बार फिर उसे बढ़ा के कुछ समय पहले कर दिया महासागर। महासागर का अर्थ ये है कि सुरक्षा और विकास में साथ साथ, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट में एक साथ साथ रहेंगे। और ये हमारी जो दोस्ती है या हमारा जो विकास का एजेंडा है, ये सभी राष्ट्रों के लिए है, केवल इन 2 राष्ट्रों के लिए नहीं है। और जहाँ तक रही बात सेशेल्स की, तो इनका पहला एक्सपेरिमेंट था इंडियन ओशन में। सेशेल्स की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, और सेशेल्स यात्रा में प्रधानमंत्री को जो रेस्पॉन्स मिला जिस तरह से, तो उन्हें समझ में आ गया कि मेरा ये हिंद महासागर और ये महासागर का जो एजेंडा है ये सक्सेस है। पहला पड़ाव सेशेल्स पे था
अब दूसरे पड़ाव की प्रतीक्षा नरेंद्र मोदी को रहेगी और फिर किसी दूसरे राष्ट्र भी वहाँ उनकी जो थ्योरी है, जो उनका डॉक्ट्राइन है महासागर का, उसको मजबूत करने फिर वहाँ जाएंगे। कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का ये जो डॉक्ट्राइन है, इसकी एक और अग्नि परीक्षा इस बार सेशल्स में हुई और उसमें वह डॉक्ट्राइन जो है वो सफल रहा। सर, नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का सबसे बड़ा पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक टेक अवे क्या है? स्ट्रैटेजिक टेक अवे ये है कि छोटा सा देश है लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे रिश्ते आपसी विश्वास, भरोसे और कॉन्फिडेंस पे आधारित हैं। दूसरा ये भी है, इसका जो मैसेज है वो ये है कि नो स्मॉल नेशंस जो है, हम जो है एक कलेक्टिव लीडरशिप में भरोसा करते हैं और कलेक्टिव लीडरशिप में जो एक साथ चलते हैं। और चाइना के लिए मैसेज बहुत क्लियर है कि बी केयरफुल, हम यहाँ भी मौजूद हैं, यहाँ हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करें, भारत सेशल्स के साथ खड़ा है। तो पॉलिटिकल मैसेज इस तरह से क्लियर है, वी आर आल्सो द गार्जियन ऑफ सेशल्स, नरेंद्र मोदी इज़ आल्सो द गार्जियन ऑफ सेशल्स। तो जो कोई अपनी नीति बनाए इस राष्ट्र की तरफ देखे तो ये सोच ले पहले कि इसके पीछे भारत खड़ा है, इसके पीछे नरेंद्र मोदी खड़ा है। तो एक स्ट्रैटेजिक मैसेज है भारत की तरफ से संसार के दूसरे देशों के लिए। सर, अपनी सेशल्स यात्रा के दौरान में पीएम मोदी ने कहा हम आकार से रिश्ते तय नहीं करते हैं। आखिर पीएम मोदी कहना क्या चाहते थे? वो कहना चाहते हैं कि हम बुली नहीं करते। बड़े देश होते हैं कि छोटा देश है, कहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। उनके हमारे रिश्ते संबंधों से तय होते हैं, आकार से तय नहीं होते। हम बुली राष्ट्र नहीं हैं, हम बिग ब्रदर नहीं हैं। हम तो एक नॉर्मल जो होता है नेबर, पड़ोसी, उसकी तरह व्यवहार करना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। किसी राष्ट्र को ये नहीं कहना चाहते कि तुम इस कैंप में जाओ कि इस कैंप में जाओ। बस इतना सा ध्यान रखो, तुम पे कभी संकट आए तो हमें याद कर लेना। दिस इज़ द ओनली थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ नरेंद्र मोदी फॉर दीज कंट्रीज। सर, अपनी सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वी मीट नॉट एज स्ट्रेंजर्स बट एज ओल्ड फ्रेंड्स। इसके मायने क्या हैं? इसको अगर इसके मायने स्पष्ट है। उन्होंने भारत सेशल्स के जो सदियों पुराने रिश्ते हैं उनके डाउन द मेमोरी लेन गए वहाँ पे, और उन्होंने देखा किस तरह से भारत के लोग यहाँ पे आए थे। सदियों पहले 5 लोग गए थे वहाँ से निकल के, तो अपना समूह बनाया। आज शायद 5,000 से ज़्यादा भारत के लोग वहाँ, 1.5 लाख की कितनी जनसंख्या उसमें भारत के लोग वहाँ रहते हैं। तो उनका आशय था कि हमारे जो रिश्ते हैं वो आज के नहीं हैं, वो सदियों पुराने हैं और हमें इन रिश्तों पे गर्व होना चाहिए। तो मैं जो आया हूँ यहाँ पे, मैं जो कह रहा हूँ कि आप डियर फ्रेंड हैं हमारे, तो वो खाली एक जैसे कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है। वी आर लाइक ए फैमिली, वी आर लाइक ए मतलब सेंचुरीज ओल्ड फैमिली। उसी के नाते मैं आज यहाँ आया हूँ, ये मैसेज देना चाहते थे। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ ट्रस्ट एंड अपॉर्चुनिटी। वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस आइडिया सर? उनका आइडिया था कि हम इसको अवसर का केंद्र बनाना चाहते हैं सेशल्स को। आज हम आए हैं तो हम देखें किन किन क्षेत्रों में हम सहयोग कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में हम डेवलपमेंट का सहयोग कर सकते हैं, कहाँ मैरीटाइम सिक्योरिटी का सहयोग कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी का कहाँ आपस में सहयोग कर सकते हैं, किस तरह से जो है सेशल्स को मदद कर सकते हैं, सेशल्स स्ट्रेटेजिकली हमारी क्या मदद कर सकता है। तो ये टोटल भाव है इस सारी बात का जो है। जी सर, आखिर नरेंद्र मोदी बार बार इंडियन ओशन पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं, वो ये जानते हैं कि ग्लोबल साउथ का भी एक तरह से द्वार है और इतना स्ट्रैटेजिक इसकी पोजीशन है, इसकी ज्योग्राफी ऐसी है। इस राष्ट्र को अगर हम भरोसे में नहीं रखेंगे तो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए अगर हमें अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखना है तो सेशल जैसे राष्ट्रों को, जिसे कहते हैं, अपने इनडायरेक्ट कंट्रोल में रखना होगा। उनके साथ हमारे संबंध मधुर होंगे। इसी नाते सेशल्स का इतना महत्व है और नरेंद्र मोदी गए वहाँ पे। सर, क्या इस बार भी सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल साउथ की आवाज़ बने? 100%। वो तो आजकल है ना कि ग्लोबल साउथ की जो नई लीडरशिप है वो नरेंद्र मोदी के पास है। पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे हैं वहाँ भी उन्होंने मुद्दा उठाया और सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो क्लाइमेट चेंज है इसका सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं जो राष्ट्र और ग्लोबल साउथ के देश हैं, जिनको क्लाइमेट चेंज का जो है खामियाजा उठाना पड़ता है। इसलिए जो इनका कष्ट है सारे दूसरे राष्ट्रों को साथ जोड़ना चाहिए और इनकी जो पीड़ा है या इनका इकोनॉमिक बर्डन है उसको शेयर करना चाहिए। और क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उनको हैंडल करने के लिए उन राष्ट्रों को भी इसके साथ आना चाहिए। इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की आवाज़ उन्होंने उठाई और उनकी आवाज़ बहुत दूर तक गई, क्योंकि ग्लोबल साउथ के राष्ट्र काफ़ी हैं और विकसित राष्ट्रों से परेशान हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जो इन गरीब राष्ट्रों की आवाज़ इंटरनेशनल फोरम पे उठाते हैं और फिर बड़े देशों को मजबूर होकर नरेंद्र मोदी की बात को सुनना पड़ता है, उसका नोटिस लेना पड़ता है। जी सर, सेशल्स में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की संसद को संबोधित किया। आखिर क्या कहा वहां पर प्रधानमंत्री ने?
देखो, ये संसद को संबोधित करने का जो है, ये तो अद्भुत लोकप्रियता है प्रधानमंत्री की। देखिए 20वीं संसद थी, 20वां देश था जहाँ की संसद को उन्होंने संबोधित किया, और मेरे ख्याल से 32 वर्ष बाद वहाँ पे गए। 2015 में गए थे पहले, अभी जो है ये सेकंड टाइम वहाँ गए हैं, और जाके सारा उन्होंने संसद में अपना भाषण दिया। उनके भाषण के 3 मुख्य बिंदु थे। एक तो ये कि वी आर ओल्ड फ्रेंड्स, हमारे सदियों पुराने रिश्ते हैं। दूसरा क्या, ग्लोबल साउथ में मैं आपकी आवाज़ हूँ। तीसरा क्या, डेवलपमेंट के सेक्टर में जो ग्रीन एनर्जी और सेमी कंडक्टर सारी बातें हैं, ये जो विकसित हम करना चाहते हैं, इनको डेवलपमेंट की जो नई कल्चर है उसमें हम आपके साथ हैं। तो एक भरोसा दिलाने की बात होती है। तो वहाँ के पार्लियामेंट में जाकर के नरेंद्र मोदी ने एक तरह से मैसेज दिया कि संकट की हर घड़ी में मैं हूँ ना, इन ए वे जो है। सर, भारत और सेशल्स के बीच 19 समझौते होने पर चर्चा है। आपकी नज़र में 5 से 7 ऐसे कौन से बड़े समझौते हैं? मेन तो आप कह दीजिए इसको कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट्स और डिफेंस आउटकम्स। डिफेंस का मतलब ये है कि 2 तो युद्धपोत दे दिए उनको, 15-20 गाड़ियाँ दे दी, 1 दर्जन मिलिट्री के वाहन उनको दे दिए वहाँ पे जो है, और काफ़ी जिसे कहना चाहिए आर्थिक सहायता वहाँ पे मिली। तो उनको ऐसा लगा कि ये ठीक है। अब इसके साथ साथ फिर जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात है, उसमें कुछ पैसा वहाँ पे दिया है। एग्रीकल्चर की बात वहाँ पे हुई, तो इसकी UPI पेमेंट्स की बात वहाँ पे हुई। तो कुल मिला के ये जो नरेंद्र मोदी ने पैकेज दिया वहाँ पे जो है, 19 समझौते कहने के लिए हैं, लेकिन ये 5-7 सेक्टर इतने प्रोमिनेंट हैं जिससे कि एक तरह से कहा जाना चाहिए मोदी हैज़ ओब्लाइज्ड सेशल्स विद ऑल दीज एग्रीमेंट्स। जी सर, आखिर क्या हैं भारत और सेशल्स के मौजूदा व्यापारिक रिश्ते, और क्या सर इससे बल मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से? मैंने पढ़ा कि 765 करोड़ का बिजनेस है दोनों देशों के बीच में, लास्ट ईयर था। तो 720 करोड़ जो है एक तरह से एक्सपोर्ट है यहाँ से, फिर वो बाकी इंपोर्ट हैं। तो जो ट्रेड बैलेंस है वो भारत के पक्ष में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, इस यात्रा में नरेंद्र मोदी ने उदारता दिखाते हुए जो है $175 मिलियन का एक आर्थिक पैकेज है वो सेशल्स को दिया है। तो रिश्ते दोनों देशों के बीच में अच्छे हैं। आने वाले समय में इस यात्रा के बाद वो रिश्ते और बढ़ेंगे, मजबूत होंगे। सर, क्या प्रधानमंत्री की इस यात्रा में चाइना के लिए भी कोई स्ट्रेटेजिक मैसेज है? चाइना के स्ट्रेटेजिक मैसेज ये है, स्पष्ट तौर पे चाइना देख रहा है, चाइना तो सभी राष्ट्रों में घुसता है, लोन देता है, फिर लोन चुका नहीं पाते, फिर उनकी संपत्ति को एक्वायर कर लेता है। तो चाइना देख रहा है कि नरेंद्र मोदी सेशल्स में क्या कर रहे हैं और इतना सम्मान कैसे हो रहा है। चाइना इस यात्रा का निश्चित तौर पर नोटिस लिया होगा, पर नरेंद्र मोदी की जिसे कहना चाहिए पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी है, तो उसको छोड़ नहीं सकते। बट चाइना मस्ट हैव टेकन ए cognizance or notice on Narendra Modi visit, and especially the amount of reception, the quantum of reception given to Narendra Modi by that country. सर, क्या ये सच है कि नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के बाद भारत को चीन के जहाज़ों की पल पल की अपडेट मिलेगी? ऑफ कोर्स, वो सिस्टम ऐसा बना दिया ना मैरी टाइम का, आपस में समझौता हो गया डिफेंस का, डिफेंस आउटकम में जो आपसे कहा था। तो सारे के सारे पकड़ में रहते हैं, तो इंडियन नेवी के पकड़ में रहेंगे, बाई प्रॉक्सी इंडियन नेवी के रहेंगे, और वैसे उनके पकड़ में रहेंगे। तो एक एक्सचेंज हो गया ना डिफेंस सिस्टम का, आपस में जो है डिफेंस डील हो गई है। तो निश्चित तौर पे भारत को हर पल की निगाह रहेगी, चाइना के जहाज़ वहाँ से कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है सेशल्स का, जहाँ भारत ने उसके साथ में समझौता किया है। सर, आखिर सेशल्स में ऐसा क्या है कि नज़र रहती है अमेरिका, चीन, भारत की इस छोटे से आइलैंड कंट्री पर? बस ज्योग्राफी ऐसी उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसी है। जितना तेल जाता है गल्फ देशों से, वहाँ पे जो यूरोप में जाता है, अफ्रीका में जाता है और एशियन कंट्री जाता है, वो सारे जहाज़ वहाँ से होके गुजरते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात वहाँ पे क्या है कि करीबन एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए 1.4 मिलियन एरिया का जो है सारा, एक वहाँ पे SEZ है स्पेशल, जो सेशल्स के पास है। तो स्ट्रैटेजिक उसकी लोकेशन है। तो सारे राष्ट्र देखते रहते हैं कि कल को ये हॉर्मूज बन जाए, यहाँ पे कोई नया झगड़ा नहीं पैदा हो जाए। तो एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू हैव एन आई ऑन दिस एरिया and try to please and have good relations with Seychelles. सर, आखिर सेशल्स को लेकर क्या फर्क है भारत और चीन के अप्रोच में? बेसिक फर्क है कि चीन दादागिरी करता है, भारत प्यार से बात करता है। चाइना बिल्ड्स स्पोर्ट्स, इंडिया बिल्ड्स ट्रस्ट, जिसे कहना चाहिए। तो भारत का होता है कि प्यार मोहब्बत करो, हमें कोई बिग ब्रदर का रोल प्ले नहीं करना। यहाँ पे जो है चाइना क्या बुली करता है, नरेंद्र मोदी कंधे पे हाथ रखते हैं। तो ये बेसिक फ़र्क है दोनों में। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने ढाका में दिनेश त्रिवेदी को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया, और मोदी सरकार के इस मूव को लेकर आप क्या कहेंगे? It's a pragmatic move to upgrade the ties between the two countries, upgrade the level of our ambassador in Dhaka.
और जहाँ तक त्रिवेदी का सवाल है, बहुत सुलझे व्यक्ति हैं, टीएमसी कोटा से आते थे, मनमोहन सिंह के टाइम यूपीए में रेल मंत्री थे, बेसिकली गुजरात के रहने वाले हैं, नरेंद्र मोदी के करीब हैं और समझदार आदमी हैं, बंगाली भाषा जानते हैं, बंगाल की संस्कृति, रहन सहन और वहाँ की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है बांग्लादेश की, उसको समझते हैं। तो ये सोच के, और चूँकि बांग्लादेश पे चाइना और इन कंट्रीज निगाह रहती है, तो सरकार ने सोचा एक सीनियर आदमी ऐसा लगाया जाए वहाँ पे जिसकी डायरेक्ट एक्सेस प्राइम मिनिस्टर तक रहे, फॉरेन मिनिस्टर तक रहे, दिल्ली में जो है। तो ये सोच के जिम्मेदारी दी गई है उनको जो है। तो प्रेगमेटिक मूव है। अब कई लोगों ने कहा भाई इसमें तो आईएफएस के लोग लगते हैं, तो आप जो है ट्रेडिशन तोड़ के कर रहे हैं इसको। तो सरकार ने कहा नहीं, ये तो खाली सेरेमोनियल एक पद दिया उनको स्टेटस के लिए, ताकि किसी मिलने जाएँ तो उनकी जो स्टेटस है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर रहे दिखने में। तो ही हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। तो टाइज को अपग्रेड किया गया है। इट्स ए गुड मूव, प्रेगमेटिक मूव ऑफ मोदी गवर्नमेंट। सर, सेशल्स यात्रा के दौरान में प्रधानमंत्री मोदी का ह्यूमन फेस एंड ह्यूमन अप्रोच उस वक्त देखने को मिला जब उन्होंने संसार के सबसे उम्रदराज 194 साल के कछुए जोनाथन को पत्तियां खिलाई। आप कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी के इस वन्यजीव प्रेम को? वन्यजीव प्रेम तो है ही। मैंने कहा नरेंद्र मोदी का आइडिया सुपर होता है, वो ऐसा काम करते हैं आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। अब देख कितना प्यारा फोटो था। वो 190 ईयर ओल्ड जो है वो ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल है संसार का। नरेंद्र मोदी ने पत्ती खिलाई, मुस्कुराया, देखा होगा उसको, वो एक दृश्य रहा होगा। अब क्या दो ऐसे कछुए जो हैं, वैसे 300 प्रजातियां हैं कछुओं की वहाँ पे उस देश में, दो कछुए ऐसे जो हैं वो हैदराबाद के चिड़ियाघर में हैं, दो कलकत्ता में आए हुए हैं। अब चूँकि नरेंद्र मोदी जाके आ गए, पत्ती खिला के आ गए, तो आप देखना आने वाले दिनों में कितने लोग उमड़ के पड़ते हैं भारत के इन चिड़ियाघरों में इन कछुओं को देखने के लिए। तो इंटरेस्टिंग सिनेरियो, नाइस। जी सर, सेशल्स में भी जब भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तो सभी लोग वहां पर जो थे वो गदगद हो उठे। तो मोदी के प्रति प्रवासी भारतीयों के सेंटिमेंट को आप कैसे देखते हैं? वो तो अद्भुत है। देखिए जहाँ भी जाते हैं तो ऐसा लगता है इन्हीं का इंतज़ार था आने का, उनको देखने का इंतज़ार था। एक क्रेज़ हो गया पूरे वर्ल्ड में इंडियंस जहाँ रहते हैं, और नॉन इंडियंस में भी क्रेज़ देखा मैंने, नरेंद्र मोदी को देखते हैं। तो आए एयरपोर्ट पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे वहाँ पे, जो है नारे लगाए मोदी मोदी के। वहाँ पे कच्छ का डांस वो हुआ, एक स्त्री ने बड़े मंत्रोच्चारण के साथ में उनको पगड़ी वगड़ी रख के तिलक लगा के स्वागत किया। राष्ट्रपति खुद उनको लेने आए थे। तो इंडियन सेंटिमेंट तो ज़बरदस्त होता है मोदी के साथ। आए तो उनको अच्छा लगा कि एक छोटे से देश में कहाँ जाता है प्रधानमंत्री, और जाता है तो कहाँ मिल पाता है इन लोगों से। तो नरेंद्र मोदी मिले उनसे, दैट्स ऑल, नाइस। सर, क्या ये सच है कि सेशल्स के पूर्व राष्ट्रपति के पूर्वज बिहार के रहने वाले थे? हाँ, मैंने भी सुना है ये। बताते हैं कि वहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति वावेल राम कलावन बिहार के गोपालगंज जिला जो है वहाँ के रहने वाले थे। समय के साथ राष्ट्रपति बन गए, और कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र जब भारत आए तो किया, बिलोंगिंग है मेरी जो है वो मेरा बिहार में है। तो एक प्रवासी सम्मेलन हुआ तो उसमें बुला के उनको सम्मानित किया गया। तो ये केवल इतना दर्शाता है कि वहाँ की जो टॉप लीडरशिप है सेशल्स की, उसे भारतीय मूल के लोग जुड़े रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि भारत और सेशल रिश्ते कितने मजबूत हैं, कितने आत्मीय रिश्ते दोनों देशों के बीच में। सर, अमेरिका ईरान समझौते के 7 दिन के अंदर अंदर दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर किए गए हमले के बाद क्या देखते हैं आप इस समझौते का भविष्य? समझौता मैंने पिछली बार कहा था फ्लॉप शो है, जितने दिन चल जाए उतना ठीक है। 1 हफ्ते से कम ही देखिए वो अमेरिका ने हमला कर दिया 10 जगह पे, ईरान में मिसाइल अटैक कर दिया, बदले उन्होंने कुवैत और बहरीन पे अटैक कर दिया। पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ईरान ने कहा कि आप हमसे फ़ोन से बात कर लेते हैं, अमेरिका ने कहा आप हमसे फ़ोन से बात कर लेते हैं। बेसिक इशू क्या है कि ईरान डजंट ट्रस्ट ट्रंप हैज़ लॉस्ट क्रेडिबिलिटी एंटायरली इन द आइज़ ऑफ ईरान। तो छोटी सी बात आती है तो भड़क जाते हैं, मन में एक पूर्वाग्रह है ना कि समझौता चलेगा नहीं ये। तो वो टूट गया समझौता, और फिर ट्रंप ने फिर वही धमकी दे दी वापस। उन्होंने कहा कि अगर हमें मिलिट्रली इसको सोल्व करना पड़ा जो है तो फिर ईरान विल बी नोवेयर। वही पुरानी धमकी, नक्शे से मिटा देंगे ईरान को। वहाँ का उपराष्ट्रपति थोड़ा सेंसिबल आदमी है, उसने कहा भी डिप्लोमेसी अगर फेल हो जाएगी तो अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो एक्चुअल में क्या वापस वो तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। आज निश्चित तौर पे कोई कहने की स्थिति में नहीं है कि हॉर्मुज़ इस समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वहाँ से टैंकर निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, कितने चोरी से ओमान के साइड से निकल रहे हैं, किसी को अधिकृत इसकी जानकारी जिसे कहना चाहिए वो नहीं है। तो ये टकराव था, ये हो गया। तो समझौते का भविष्य तो निश्चित है। लेट्स सी इन द कमिंग डेज की क्या स्थिति बनती है। सर, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से कहा कि हॉर्मुज़ इज की,
हाँ। वो क्या कहना चाहते थे सर? वो सही कहना चाहते हैं, सारे संसार की आवाज़ है कि तुम झगड़ते रहो, लड़ते रहो, मरते रहो, हॉर्मुज को बंद मत करो भाई। इससे संसार की सांस बंद हो जाएगी, संसार की अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी। तो बेसिक बात है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैटल और योर नेगोशिएशंस, हॉर्मुज मस्ट रिमेन ओपन फॉर ऑल द 24 आवर्स, और फ्री मूवमेंट जो है वेसल्स का वहाँ से होना चाहिए। ये बात उन्होंने बिल्कुल एक नैतिक साहस दिखाते हुए ईरान के मुंह पे कही, जो फ़ोन आया वहाँ से जो है। तो नरेंद्र मोदी ने फिर इसको क्लैरिफाई किया, और साथ में इंडिया में ब्रिक्स हो रहा है तो उसमें उनको आमंत्रित किया कि आप आइए यहाँ पे। तो नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सच बात कही है कि भी कुछ भी हॉर्मुज की है सारे सिस्टम की, सारे समझौते की, इसको डिस्टर्ब मत करिए, दैट्स ऑल। सर, अब हॉर्मुज स्ट्रेट का भविष्य क्या देख रहे हैं? क्या आगे चलकर यही एक मूल कारण बनेगा तीसरे विश्व युद्ध का? बन सकता है। अब भविष्य तो ये है कि एक तो इसके स्वामित्व को लेके, कब्जे को लेके है। अमेरिका था मैं इस पर कब्जा करूँगा, टोल टैक्स मैं वसूल करूँगा, मेरा नियंत्रण रहेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल। ईरान कहता है मेरा जुरिडिक्शन है, मेरे पास है, ये केवल 14 किलोमीटर में मेरे से मेरा हक बनता है इंटरनेशनल लॉ में, जो है मेरे पास रहेगा, इतने सैकड़ों बरसों से मेरे पास, आप कहाँ छीन के ले आ सकते हो। तो एक तो क्या स्वामित्व का मुद्दा आ गया, पोजेशन का मुद्दा आ गया, इसके अंदर फिर टोल टैक्स का मुद्दा आ गया जो है, तो बड़ी परेशानी इस बात को लेकर के है। तो हॉर्मुज का भविष्य बड़ा खतरनाक है देखा जाए तो। अगर ये फिर बंद हो गया इफेक्टिवली, अभी तो पार्शियल बंद है, पार्शियल खुल जाता है जो है, लेकिन फिर बंद हो गया तो फिर संसार की वो जो ऑक्सीजन है ऑयल की, वो रुक जाएगी वापस जो है। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये झगड़ा हुआ तो इस बार ये निर्णायक झगड़ा हो सकता है। जो ट्रम्प बार बार कहते थे ना, इस बार वो कुछ भी कर सकते हैं एक तरह से। तो हो सकता है तीसरे विश्व युद्ध का कारण इस बार जो है हॉर्मुज बन सकता है, स्पेसिफिकली हॉर्मुज, उसका खोलना या उसका बंद करना जो है। लेट्स सी। सर, जापान के पीएम सानाए तकाची इस वक्त भारत के दौरे पर है, पीएम से उनकी मुलाकात हुई, आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में मैंने सुना कि आज चर्चा हुई। तीनों सेक्टर बहुत क्रिटिकल हैं, की सेक्टर्स हैं। महिला प्रधानमंत्री जो है भारत में तो नेचुरली पहली बार ही आई हैं, 3 दिन की यात्रा पे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ उनकी महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं, एग्रीमेंट्स की बात चल रही है, बायलैटरल इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। और अगले साल जो इंडिया और जापान की जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, कूटनीतिक संबंध हैं, उसके 75 वर्ष होने वाले हैं। तो आशा है कि उसको मनाया जाएगा, या तो लोग यहाँ आएंगे या भारतीय प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं अगर कोई ऐसी स्थिति बनी तो। दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं, उनका यहाँ आना स्वागत योग्य है। और नरेंद्र मोदी तो क्या मौका कोई छोड़ते नहीं है, अब वह आई हैं बात नहीं, कुछ न कुछ बड़ा उनसे करवा के ही रहेंगे, दैट वे जो है। तो विजिट जो है ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगी, ये 2-3 दिन में आपको मालूम पड़ेगा। सर, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने के फैसले को रद्द कर दिया। अब अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्या क्या विकल्प है ट्रंप के सामने? विकल्प कुछ नहीं, वो सब कह रहे हैं मैं संसद में जाऊंगा। अच्छा, बड़ा खतरनाक काम हुआ है। ट्रंप पे दुनिया कोई कानून लागू नहीं होता। कोई दूसरा होता सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में उठा के कर देता एक्शन जो है, उनको परवाह नहीं किसी की, जाऊंगा। लेकिन जाते आते रहिए आप जो है, एक तो पार्लियामेंट ने वहाँ की उसको मना कर दिया कि आपको युद्ध पे खर्चा करने का कोई अधिकार नहीं, लड़ाई बंद कीजिए, वैसे पंगु हो गए। और सारे संसार में खुशी की लहर है उन राष्ट्रों में जिनके लोग वहाँ अमेरिका में रहते हैं, बच्चे परिवार के लोग आते हैं जाते हैं। अब क्या है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति वहाँ का नागरिक होगा। जो पहले सिचुएशन थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है पहले की स्थिति, प्री ट्रम्प जो सिनेरियो था स्टेटस, उसको रेस्टोर कर दिया है। बड़ा पॉपुलर डिसीजन है। ट्रम्प के पास में कोई विकल्प नहीं, संसद में जाएगा, पता नहीं कब जाएगा। संसद ऑलरेडी अगेंस्ट हिम जो है, अभी संसद ने उसके अधिकार छीन लिए हैं युद्ध करने के, तो कोई चांस ही नहीं कि उसको रिलीफ मिले वहाँ से जो है। तो नेचर कभी कभी जस्टिस करती है। तो भारत में खासकर बड़ी खुशी इस बात को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और ट्रम्प का जो तुगलकी अंदाज का जो फैसला था उसको रोका सुप्रीम कोर्ट ने जो है। तो इट्स ए वेल डिसीजन, जिसे कहना चाहिए वेल टेकन डिसीजन और वेल परसीव डिसीजन। सर, क्या सचमुच ट्रंप 2027 के आरंभ में भारत आने वाले हैं? और भारत को फिर ट्रंप के आने वाली इस यात्रा से क्या आशाएं होनी चाहिए? ये तो सच है कि ट्रंप आ रहे हैं। वैसे ट्रंप के आने की खबर मैं तो उसे बहुत अच्छी खबर नहीं मानता। अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, उसे घर में बुलाना रिस्की है। आपके घर में बैठ के क्या बात बोल दे, क्या कह दे, कहीं ह्यूमिलेट कर दे बैठ के, कहीं कुछ एम्बेरस कर दे, आपको कुछ पता नहीं। लेकिन क्या करो, अब शासन की मजबूरियां हैं, आना है। तो ट्रंप बहरहाल आ रहे हैं। वहाँ के विदेश मंत्री ने और भारत में जो उनके एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि ट्रंप आ रहे हैं। तो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस है, हो सकता है उसके मुख्य अतिथि यहाँ पे वो बने। तो अभी के अनुमान के हिसाब से ट्रंप आ रहे हैं, पर आपको मालूम है अनप्रेडिक्टेबल है सिचुएशन। तो कब आएंगे तो क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है।
इसलिए मेरा विचार है कि आए ना आए भैया हमारे काम कर दो वहाँ जो रुके हुए हैं, दैट वे जो है। तो अब सबसे बड़ा काम तो ट्रेड डील का रुका हुआ है। कितने टाइम से सुन रहे हैं कि वो कहते हैं इज़ वेरी नियर, वेरी क्लोज। वो न तो नियर कभी दिखाई दिया, न कभी क्लोज दिखाई दिया। वो जहाँ थी वहीं क्यों खड़े हुए हैं। पीयूष गोयल थक गए ड्राफ्ट बना के अप्रूव करके, और फिर कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो ये तो एक उनका आश्वासन टाइप है इस तरह से कि मैं आऊँगा तो ये इससे मिलेगा। फिर एक वो वेनेजुएला का तेल की बात है, ट्री पार्टी एग्रीमेंट हो जाए दोनों के साथ में, फिर क्वाड वगैरह की बातें हो जाएंगी, फिर आएंगे जनरल सब बातें होती हैं, फाइनेंस की, डिफेंस की, सब ये बातें चलेंगी। तो ये है कि वो आ रहे हैं, लेकिन भारत के आम नागरिक में ट्रंप की यात्रा को लेके कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि भारत के नागरिकों का ट्रंप से विश्वास उठ चुका है। अब वक्त की बात है कि वो अपने नरेंद्र मोदी प्रेम का ध्यान रखते हुए उन्हें कभी ये सेंस प्रिवेल हो जाए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं 140 लोगों के व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, नेता से बात कर रहा हूँ, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे को इतना सम्मानित करते हैं, जिनका मैं इतना गुणगान करता हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा, वाशिंगटन की कुर्सी बैठ के दिमाग खराब हो जाता है, वरना सारा दिन नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं वो। एनी हाउ, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ट्रंप आएंगे जनवरी में, बहुत अच्छे से फंक्शन अटेंड करेंगे दिल्ली में गणतंत्र दिवस पे, नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे से लंच डिनर होंगे और भारत के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे, ऐसी आशा की जानी चाहिए। अच्छा सर, पिछले दिनों ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती दिखाते हुए सुबह सुबह 6 बजे ही एक कॉल कर दिया, फ़ोन कर दिया। ये पूरा किस्सा क्या है? किस्सा एक ही है, ट्रंप मन वचन कर्म से, मन से, दिल से, धड़कन से नरेंद्र मोदी के प्रति समर्पित हैं। संसार में सबसे बड़ा प्रशंसक नरेंद्र मोदी को है तो ट्रंप है, लेकिन वाशिंगटन की कुर्सी बैठते दिमाग हिल जाता। मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूँ वहाँ पे जो है। तो अब यही हुआ, अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया गौर, उन्होंने किस्सा सुनाया अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में। उन्होंने एक दिन हम बैठे हुए थे, भारत के हिसाब से सुबह के 6 बजे हुए थे, तो उन्होंने कहा भाई चलो नरेंद्र मोदी से बात करते हैं। तो गौर ने कहा कि सर वहाँ इसमें 6 बजे होंगे, सो रहे होंगे। कहा नहीं तुम फ़ोन लगाओ, वो जाग रहे हैं, वो मेरी तरह हैं, वो सोते नहीं हैं, फ़ोन लगाओ। फ़ोन लगाया, 1-2 बार लगा नहीं, फिर ट्रंप का दूसरा एंगेजमेंट आ गया, फिर वो बात नहीं हो पाई। पर आप देखिए मोदी के प्रति कितनी दीवानगी उसके मन में, और एक्शन कैसे हैं उसके, डिसअपॉइंटिंग। तो लेट्स होप कि जो दीवानगी है तो अमेरिका के ट्रंप के एक्शन भी उसी के अनुरूप अगर कन्वर्ट हों तो सबको अच्छा लगेगा। सर, अपने विदेश यात्राओं के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी अभी 6 जुलाई से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जा रहे हैं। क्या एजेंडा है इन यात्राओं का? देखो, न्यूजीलैंड तो 40 वर्ष बाद कोई प्रधानमंत्री जाएगा यहाँ से, दैट इज है। बेसिकली क्या है, तीनों के तीनों जो है ना इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, और एजेंडा वही है नॉर्मल जो है, ग्लोबल साउथ का एजेंडा है, आपका क्लाइमेट का एजेंडा है, आपका डेवलपमेंट का एजेंडा है, दैट वे ब्लू एनर्जी का एजेंडा है। जो सब्जेक्ट हैं इसमें इंटरनेशनल सिनेरियो को जो डोमिनेट कर रहे हैं वही सारे सब्जेक्ट हैं, प्लस म्यूचुअल डिफेंस डील्स हैं, म्यूचुअल फाइनेंशियल मैटर्स हैं, ये सारे रहेंगे। यात्रा अच्छी होगी, जा रहे हैं 6 दिन के लिए, तो मान के चलिए कि भारत के लिए बहुत कुछ लेके आएंगे नरेंद्र मोदी इन देशों की यात्रा से। सर, आखिर कब होगा केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार, और साथ में नितिन नवीन की नई टीम संगठन विस्तार, वो कब होगा? और इसके साथ साथ आपको लगता है कि गवर्नर्स का भी कोई रिशफल होगा इसको, जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसके प्रभाव में? और इसके साथ साथ उस डेट का इंतजार हो रहा है कि आखिर कब होने वाला है कैबिनेट सेशन? इट्स ए ब्रिलियंट एंड $1 मिलियन क्वेश्चन कि कब होगा। इस बार तो ऐसा लगा था तैयारी पूरी किसी भी क्षण हो सकता है, और उसी क्रम में सबसे पहले सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई। लोगों का अनुमान था कि इस बैठक में इस्तीफे ले लिए जाएंगे और फिर ही घोषणा होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब तो मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कुछ लोगों के, कहीं ये टल तो नहीं गया है विस्तार जो है, और टलने के कारण बताए जा रहे हैं। एक तो कारण बताया जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री व्यस्त हैं, अभी 3 दिन तो जापान के प्रधानमंत्री साथ हैं, फिर वो 4 को राजस्थान और वहाँ गुजरात जा रहे हैं, 6 से 11 विदेश जा रहे हैं, फिर लौट के आएंगे, फिर 19-20 के आसपास जो है वो फिर पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा। तो ऐसा लगता है कि या तो कुछ हो तो आजकल में करते हैं, वो लगता नहीं है मुझे जो है। और अब तो समय यही लगता है मुझे कि पिछली बार रिशफल हुआ था तो लोकसभा सत्र से 1 हफ्ता पहले हुआ था, तो अब भी ऐसा लगता है कि लोकसभा सत्र 20 का मतलब 11 को आएंगे, तो शायद 12-13 तारीख को हो तो हो सकता है। बाकी मिरेकल तो कहीं कुछ भी हो सकता है। और संगठन की जो टीम है, अब ये एक रहस्य बना हुआ है, पहले था कि पहले संगठन डिक्लेयर होगा, लेकिन अब सुना है कि कुछ महत्वपूर्ण लोगों को वो संगठन में लाया जा सकता है सरकार से, इधर से जो है, और उसका इंतजार हो रहा है।
तो इसका मतलब जब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं होगा और एक दो लोग संगठन में अगर जाने वाले हैं, उनका तय नहीं होगा, तो फिर संगठन का भी नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि जो सहयोगी दल हैं उनसे वार्ता अभी भी चल रही है कि आप यहाँ से जो मंत्री हैं आपके इन्हीं को रखना है या कोई चेंज करना है। और शिवसेना और टीएमसी जो लोग आए हैं, नए मेहमान, नए बाराती कई आए हैं, लाइन लगा के आए हैं, तो उनको भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। कम से कम एक एक पद तो दोगे मंत्री का, वो तय करना है। बाकी जो है और बाकी तय करने को आए तो नरेंद्र मोदी 10 मिनट में सब तय कर सकते हैं, सो डिसाइसिव। अमित शाह के साथ बैठ के डिसाइड कर देंगे जो है, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अब राज्यपाल भी उसी से जुड़े हुए, एक दो राज्यपाल कोई आए तो आए, दैट वे जो है। तो कुल मिला के स्थिति ऐसी हो गई है कि निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि होगा कि नहीं। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि शायद ये टल गया है। सर, क्या इस मंत्रिमंडल फेरबदल में सुनने में आ रहा है कि क्या कोई बड़ा धमाका भी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी इस बार? देखो, बड़े धमाके की बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 3 बातें साफ तौर पे आपको दिखाई देंगी। फर्स्ट तो ये है, ही ऑलवेज रिकॉग्नाइजेज लॉयल्टी एंड परफॉर्मेंस। इसका प्रभाव आपको मंत्रिमंडल में दिखाई देगा मंत्रियों की परफॉर्मेंस को देखते हुए। सेकंड, ही प्रमोट्स यंग लीडरशिप, उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। तीसरा एक, ही ऑलवेज प्रमोट द नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप। गुजरात में थे, अमित शाह को प्रमोट किया वहाँ पे जो है। और जब खुद प्रधानमंत्री बने तो मैंने सुना है कि अमित शाह के समर्थकों ने कहा था उस समय कि भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, मैं इनके लिए कुछ बड़ा सोच रहा हूँ। और देखिए कितना बड़ा हुआ। 5.5 साल जो है पार्टी के अध्यक्ष रहे, 7 साल से गृह मंत्री हैं। अमित शाह कहाँ हैं आज? आप देखिए ना, ही एन्जॉयज द टोटल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ही इज डेमोक्रेट जो है, और वो नेक्स्ट लाइन को हमेशा प्रमोट करते हैं, उनको रिवॉर्ड करते हैं। तो बस लोगों की ये जो अपेक्षा है, उत्सुकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो मालूम पड़ेगा। सर, आपको ये भी लगता है कि क्या कुछ समय के लिए टल सकता है मोदी मंत्रिमंडल विस्तार? डेफिनेटली इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और सर, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार शामिल होंगे नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल? ये तो देखो, अब नीतीश कुमार के लिए कहते हैं सत्ता का मोह नहीं। मैंने तो जब भी देखा है तो सत्ता का मोह रहता है, कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, अपनी शर्तों पे फैसले करवाते हैं। लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब आपके 12 MP शायद नहीं चाहिए, बहुत आ गए हैं। लाइन है टीएमसी की, लाइन है शिवसेना की। और लेकिन मुझे लगता है फिर वो अड़ेंगे, मुझे रेल मंत्री बना दो, ऐसा मेरा मानना है। या कोई ऐसा पद मांग लेंगे जो संभव नहीं होगा करने के लिए जो है। अब रेल मंत्री कितना अच्छा काम कर रहे हैं वैष्णव, देखिए आप हैं, मैंने पढ़ा कहीं कि रेल मंत्रालय मांग रहे हैं वो जेडीयू वाले जो है। तो क्या होगा, फिर रुक जाएगा सारा। तो भी देखो, नीतीश कुमार के मामले में ये कि अभी तक लकी रहे हैं, जो कुछ मांगते हैं नरेंद्र मोदी उनको दे देते हैं एक बार। इस बार पहली बात तो मांगते हैं कि रेल मंत्रालय, ऐसा बड़ा मंत्रालय, और क्या मोदी देंगे, इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन अब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो इस समय नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं है। सर, 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज की मीटिंग करी और फिर 1 जुलाई को सर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें काफ़ी सारी चर्चाएं हुई बदलाव को लेकर, कुछ नए रिफॉर्म्स को लेकर। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही सरकार में आपको वो बदलाव, वो परफॉर्मेंस सरकार में देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखना चाहिए। बाय नाउ नरेंद्र मोदी हैज़ मास्टर माइंडेड द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कभी कभी लगता है कि ये प्रधानमंत्री के रोल में या कैबिनेट सेक्रेटरी के रोल में इतना काम पे पकड़ उनकी बन गई है। ही वॉज इन टोटल कमांड इन दिस मीटिंग ऑफ सेक्रेटरीज लाइक ए सीनियर ब्यूरोक्रेट, प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी आपके। तो उन्होंने पहली बात ये की कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक से इम्प्लीमेंट करो, देन ईज़ ऑफ लिविंग उसको ठीक करो। और तीसरा कहा कि जो लॉज हैं हमारे, जो पब्लिक ओरिएंटेड लॉज हैं, पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड लॉज हैं, उन पे सेंट्रिक करो, उन पे फोकस करो उनको। नरेंद्र मोदी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सारे कानून बदलो जो सरकार और जनता के बीच दूरी बनाते हैं, आम आदमी को परेशान करते हैं, वो सारे प्रोसीजरल, वो लाल फीताशाही हटाओ वहाँ से जो है। ये सारी बातें उन्होंने सेक्रेटरीज की मीटिंग में कही जो है। सेक्रेटरीज मीटिंग के अगले दिन जो है 1 जुलाई को प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक ली और वहाँ 2 मुद्दे तो वही उन्होंने दोहराए उसके अंदर, आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग। और साथ में ये कहा कि मानसून कम है इस बार, शायद 40% कम है, चिंता है, तो आप कंटिजेंसी प्लान बनाओ अपने एरिया के अंदर कि कहाँ कैसे क्या हो सकता है। उन्होंने एक तरह से मिड टर्म रिव्यू कह सकते हैं, पहले भी हुआ था, उस दिन मीटिंग जो हुई उसमें एक तरह से रिव्यू हुआ उनका जो है। तो दोनों मीटिंगें सार्थक थी और दोनों मीटिंगों को एक पृष्ठभूमि के रूप में देखा गया कि मंत्रिमंडल विस्तार की पृष्ठभूमियाँ दोनों बैठ गए। अब बैठ के तो हो चुकी हैं दोनों। मंत्रिमंडल कब होगा
लेट्स सी। सर, अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों के चंदा चोरी प्रकरण को इन टोटलिटी कैसे देखते हैं आप? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इज ए बिट्रेयल टू द ट्रस्ट ऑफ करोड्स ऑफ डिवोटीज। बहुत धक्का लगा है विश्वास को लोगों के, और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात है कि अयोध्या में वहाँ जो लोकल SIT बनी, तो योगी सरकार और यहाँ से मोदी सरकार जिस तरह से गंभीरता से ले रहे हैं इस विषय को, लेकिन कुल मिला के है कि बड़ा धक्का एक तरह से जो है ना श्रद्धालुओं को इस सारी घटना से लगा है। और बस अच्छी बात है कि उसका जो फॉलोअप है, जो डिटेक्शन है उसका जो है, वो इन्वेस्टिगेशन है, वो प्रॉपर हो रहा है। दिस इज ऑल। अब सर, ऐसे में एक सवाल और ये भी है कि देश के दूसरे जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनको मिलने वाले चंदे और चढ़ावे की भी क्या आप जांच होगी? भाई देखो, प्रश्न तो खड़ा हो ही गया है। आज बड़े बड़े मंदिर हैं, आप तिरुपति बालाजी देख लीजिए, 3 लाख करोड़ की संपत्ति है। जब तक डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा प्रॉपर, उसका ऑडिट नहीं होगा, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी वहाँ पे। आप फिर तिरुपति बालाजी के बाद में केरल का एक बहुत बड़ा मंदिर है, फिर आप देख लीजिए उधर वो साईं बाबा का मंदिर है शिरडी में, वहाँ एक बम्बई में मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, और मंदिर हैं बहुत सारे जो हैं ये। तो सवाल खड़ा हो गया है, और देश के लोगों के मन में एक आशंका पैदा हो गई है कि जहाँ वो दान दे रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, जो चंदा दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, क्या इसका उपयोग हो रहा है? किसी चोरी तो नहीं हो रही है? तो देश की जनता का विश्वास हिल गया है। लेकिन अब चूंकि इस घटना में सरकार कठोर एक्शन ले रही है, यूपी सरकार और सब लोग जो हैं, तो शायद वो वापस रेस्टोर हो जाएगा कॉन्फिडेंस लोगों का। लेकिन थोड़ा इसमें वक्त लगेगा कॉन्फिडेंस रेस्टोर होने में। लेकिन सुझाव अच्छा है, अगर सरकार सेलेक्टिवली बिना रिलीजियस इंडिपेंडेंस को डिस्टर्ब किए हुए अगर कुछ ऐसा हो सके और मंदिर प्रशासन से सहमति बन सके, तो एक कमेटियाँ इस तरह की बन जाएं जो हिसाब किताब। कई राज्यों में कमेटियाँ ऑलरेडी हैं इसकी, ऐसा नहीं है कि मंदिर सारे फ्री फॉर ऑल हैं, कमेटियाँ हैं। लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म अगर बन जाए तो स्वागत योग्य होगा। सर, देश भर की मीडिया में राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण उछल जाने के बाद आपको क्या लगता है किसका ज़्यादा नुकसान होगा, बीजेपी, RSS या फिर विश्व हिंदू परिषद को? और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को इससे फ़ायदा होगा? देखो, नुकसान की बात है कि सुनने में तो एक बार ऐसे लगा कि बीजेपी, RSS, VHF एक ब्रॉडली एक सा संगठन मानते हैं लोग, तो लोगों को अच्छा नहीं लगा कि यार ये क्या हो रहा है एक तरह से। लेकिन वो क्षणिक था कि सरकार ने भी एक सर्वे करवाया इमीडिएटली जो घटना हुई वहाँ पे, तो पता लगा लोग हैं ना उसी ट्रस्ट को दोषी मान रहे हैं, जिन्होंने चंदा चोरी किया उनको दोषी मान रहे हैं, सरकारों को दोषी नहीं मान रहे। सर्वे में ये बात भी सामने आई है। तो धीरे धीरे क्या है कि दिस आइडिया इज गेनिंग मोमेंटम कि योगी सरकार, केंद्र सरकार इसमें दोषी नहीं है। इसके लिए ट्रस्ट के लोग जिम्मेदार हैं, जिनका फेलियर था वहाँ पे बैठ के, और जो पकड़े गए लोग जो चोरी कर रहे थे। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट से हटके मुद्दा जो है इंडिविजुअल पे शिफ्ट हो गया है दैट वे। तो जो नुकसान की बात थी उस तरह का नहीं। अब ये बात तो फैक्ट है कि वो RSS के प्रचारक थे, VHP से जुड़े हुए थे, तो एक पल के लिए तो ऐसा आता है, तो वो एक क्षणिक है बात जो है। तो आई होप दिस विल कम आउट क्लियरली, और RSS या BJP और इनको कोई इसमें नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि थेफ्ट का जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंडिविजुअल पे फोकस हो गया है, उन 8 लोगों पे फोकस हो गया है, और बाकी जो दूसरे लोग हैं चंपत राय सीनियर, उनसे बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है दैट वे है। रही बात राजनीतिक लाभ की, तो भाई एक बात नोट करके रखी, यूपी में नरेंद्र मोदी की जिसे कहते हैं ना चेहरा, और योगी की पॉपुलैरिटी, क्राउड कैपेसिटी, और अमित शाह की स्ट्रैटेजी, और ये अभी तक इंटैक्ट है तीनों चीज़ें। इनके रहते हुए यूपी में कुछ नहीं हो सकता। 2027 या 26 के अंत में चुनाव होगा, आप मान लेना लगभग 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी, मेरा आकलन है। और इस चंदा चोरी प्रकरण में एक खास बात यह है कि CM योगी जो है इसमें बहुत फुर्ती से, बहुत तेज़ी से और वो कठोरता से काम कर रहे हैं। जो उनका सिद्धांत है ना कि चोरों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को दंड मिलेगा, और वही विचारधारा दिल्ली से जारी है। तो इसमें क्या, इस चंदा चोरी प्रकरण को लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बीच में कोई मतभेद नहीं है, दोनों सेम पेज पे हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। सो लेट्स सी, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो रहा है, और जो कल्प्रिट्स हैं दे विल बी पनिश्ड। सर, इन सब के बीच विश्व हिंदू परिषद ने जो आरोपी हैं उनकी पैरवी से वकीलों को रोकने की आलोचना की। अब ये इसके संकेत क्या है? संकेत क्या, देखो थोड़ा एम्बेरसमेंट मन में तो आता है। मैंने कहा ना वो RSS के प्रचारक थे, VHP से जुड़े हुए थे, सब बातें थी, लेकिन टाइम इज़ ए हीलर। बाद में उनको भी समझ में आ गया, तब वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, हमारा इनसे संबंध नहीं और जांच की जानी चाहिए। VHP ने अपना स्टैंड बदला। इनिशियली किसी ने कह दिया हम विरोध कर रहे हैं इस प्रस्ताव का, उनको वकील नहीं मिले, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। आज की तारीख में VHP इस जांच के साथ खड़ी है कि जांच इसकी होनी चाहिए। तो वो जो इम्प्रेशन था पब्लिक में कि VHP के लिए एम्बेरसमेंट है और वो इनको प्रोटेक्ट करेगी, ऐसा कुछ नहीं है बाय नाउ।
सर, क्या राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण के इस तरह उछल जाने से देश के जो मंदिर हैं उन पर सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की विश्व हिंदू परिषद की मांग पर कोई असर पड़ेगा क्या? ऑफ कोर्स इट विल हैव ए नोज डाउन, जिसे कहते हैं कि एकदम से ये बात ठंडी हो जाएगी। विश्व हिंदू परिषद कह रही है देश के 20,000 मंदिर हैं, तो ब्रॉडली क्या है कि सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। उनका एक विचार था अपना, ठीक है, अच्छा विचार रहा होगा। इस घटना से क्या हुआ, सब लोग बैकफुट पे आ गए एक तरह से, और ये रहा कि इनको नियंत्रण मुक्त नहीं किया जा सकता दैट वे जो है। तो वो तो अब लगता है मुझे ठंडे बस्ते में चला गया वो एजेंडा। लेकिन उतना ज़रूर हो जाएगा मंदिरों का कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनके हिसाब किताब का जो डोनेशन मैकेनिज़्म है उसकी जांच के लिए कोई न कोई मैकेनिज़्म जो है ना, हो सकता है भारत सरकार कुछ बनाए आने वाले समय में। अभी तो वो मुद्दा जो वीएसपी का था वो ठंडे बस्ते में है। राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने सर ये स्वीकारा है कि हालांकि चोरी में मेरी भूमिका नहीं थी, लेकिन एफआईआर दर्ज ना करवाना मेरी भूल थी। तो आखिर आप कैसे देखते हैं चंपत राय के इस प्रायश्चित भाव को, और आखिर ये चंपत राय हैं कौन? देखो, चंपत राय एक जुझारू कार्यकर्ता थे। इस समय मेरे ख्याल 78 के आसपास उनकी उम्र रही होगी। बेसिकली यूपी में बिजनौर या कहीं पे जो है वो केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, तो प्रचारक थे आरएसएस के। बाद में शायद बीएचपी से जुड़े। 1980 में उन्होंने अपना अध्यापन छोड़ करके और इधर राम मंदिर के काम में जुटे। अच्छा काम किया। कई बार ऐसा होता है ना, मालूम नहीं पड़ता कि नीचे वाले लोग क्या कर रहे हैं दैट वे, और कभी कभी आदमी खुद शामिल होता है। तो इस केस में ऐसा तो लगता नहीं कि चंपत राय खुद उसमें शामिल थे, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी आती है इस बात की। तो ये सुना है कि इशू आ गया था उनके सामने, 70-80 लाख रुपए उन लोगों के घरों से पहले इनफॉर्मली बरामद भी हुए। तो उस समय चंपत राय जी को यह चाहिए थी कि वो उसके एफआईआर दर्ज करवाते, पुलिस में कहते। तो लिहाज में रह गए होंगे कि मैंने डांट दिया, इनको पैसा वसूल हो गया, बदनामी होगी। वो होनी थी, वो कल नहीं आज हुई। और अभी क्या है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी 3 घंटे कल भी चंपत राय से पूछताछ हुई है। 8 लोगों के घर पे एक साथ छापा पड़ा है। उनके बैंक अकाउंट्स हैं, उनके लॉकर्स हैं, उनके और लैंड डील्स हैं, उन सबको पुलिस देख रही है। तो अब कुछ कह नहीं सकते एग्जैक्टली व्हाट विल फाइनली कम अबाउट, लेकिन अपेरेंटली ऐसा लगता है कि शायद चंपत राय का इस फाइनेंशियल डीलिंग्स में कोई योगदान नहीं रहा होगा। लेकिन आप कह सकते हैं मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो फेलियर के ऊपर, सुपरवाइजरी फेलियर जो है वो तो दैट वे बनता है। तो अब जो रिपोर्ट है एसआईटी की 15 जुलाई तक आ जाएगी, उसका इंतज़ार करना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया गया। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या लीगल रेमेडीज हैं एप्लीकेंट के पास? एक्चुअली क्या ठुकराया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड आउट अर्ली हियरिंग, अर्ली लिस्टिंग ऑफ द केस। उन्होंने कहा अभी छुट्टियां चल रही हैं, लिमिटेड केस ले रहे हैं हम लोग, 12 जुलाई को कोर्ट खुल जाएंगे, तब आप आइए, तब इसको करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अभी लीगल रेमेडीज़ की बात नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब 12 के बाद जो केस वापस लिस्ट होगा तो पता लगेगा कि सीबीआई की इंक्वायरी की जो डिमांड है कहीं उनकी पहले से पूरी तो नहीं हो गई है। तो सर, अब आपको क्या लगता है कि क्या सरकार राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण की जांच ईडी को सौंप सकती है? ये तो मैं कन्विंस हूँ, आश्वस्त हूँ। ईडी कह लीजिए, सीबीआई कह लीजिए, सेंट्रल एजेंसीज हैं सारी, वो इसमें कहीं न कहीं आएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि यूपी गवर्नमेंट खुद ही रिकमेंड कर दे आगे बढ़ के, प्रोएक्टिव होकर के। इसकी चूँकि कैश का इन्वॉल्वमेंट है ना, 80 लाख 1 करोड़ समथिंग ऐसे जो भी है, ईडी से कराई जाए, फिर साथ ये भी होता है चलो सीबीआई को साथ में जोड़ दिया जाए। तो किसी भी बड़ी सेंट्रल एजेंसी से ये जांच करवाए जाने की संभावना से मैं इनकार नहीं करता। और मुझे लगता है कि बहुत संभव है कि 2-4 दिन में ही जो है ना यह केस ईडी या सीबीआई को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा ये हो सकता है कि 15 जुलाई तक वेट किया जाए एसआईटी की रिपोर्ट का। उस रिपोर्ट के आने के बाद में फिर केस ट्रांसफ़र हो ईडी सीबीआई को, देन इट विल बी अ सेमी पॉलिटिकल डिसीजन इन लखनऊ एंड दिल्ली। तो दैट विल बी सीन एट दैट टाइम। सर, मैंने सुना है कि अयोध्या में जो राम मंदिर है, सरकार ने ये फैसला लिया है कि राम मंदिर में एक सीईओ का पद सृजित किया जाए। इसके क्या मायने हैं सर, और आपको लगता है कि नृपेंद्र मिश्रा जी को उसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखो, सीईओ का तो होता है फुल टाइम होता है, तो एक धारणा मन में रहती है, भरोसा रहता है कि अरे एक सीईओ 24 घंटे कोई सीनियर आदमी इस काम को करेगा तो गलतियाँ नहीं होंगी। लेकिन ये भी मन का एक विचार होता है। बहुत सारे स्कैंडल सीईओज एमडी के रहते भी हो जाते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग पब्लिक में अच्छा मैसेज आता है, हमने सीईओ अपॉइंट कर दिया वहाँ पे। तो सीईओ अपॉइंट पहले कई बड़े बड़े मंदिरों में सीईओ लगे हुए हैं, हो सकता है यहाँ चूँकि एक हाई पिच हो गया है, हाई प्लेटफॉर्म हो गया है, तो सीईओ को बड़ा आदमी लगे। अब बड़ा कौन लगे? अब नीश अवस्थी की बात चली लगने के लिए, एक शायद राजेंद्र मिश्रा, उनकी बात चली। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नृपेंद्र मिश्रा को लगाएंगे, तो दूसरे लोगों ने कहा कि नृपेंद्र मिश्रा तो पहले से ही यहाँ पे चेयरमैन थे मंदिर निर्माण समिति के जो है ये, वो बड़े अपराइट ऑनेस्ट अधिकारी हैं, पीएमओ में रहे हैं,
लेकिन कुछ लोग कहते हैं मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी आती है एक तरह से, क्या वहीं बैठे होते 2-4 साल से आप देख रहे हैं सारा काम जो है। तो कई बार क्या होता है कि जितना बड़ा आदमी होता है ना उसकी उतनी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे उसके बने या न बने, लेकिन लोग मान लेते हैं कि यार आपने देखा नहीं उसको। लेकिन अगर सरकार फैसला करती है, नृपेंद्र मिश्रा बनाए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एक्सपीरियंसड हैं, सारा काम उनका देखा हुआ है। ही एन्जॉय द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ दिल्ली एंड लखनऊ आल्सो। और अभी शायद उन्होंने एक बयान भी कल परसों दिया था कि इन लोगों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो हिज मूड एंड हिज टेम्परामेंट इज़ वेरी क्लियर। तो लेट्स सी किसको सीईओ लगाते हैं। हाँ, और अगर वैसे नृपेंद्र मिश्रा लगते हैं तो वेलकम। तो सीईओ बनने के जो दावेदार हैं, जिनके नामों पर चर्चा हो रही है, उसमें योगी के एक विश्वस्त सलाहकार हैं, भी पहले होम सेक्रेटरी DPR साहब वहाँ पर रहे, अवनीश अवस्थी, उनका नाम भी सीरियसली कंसिडर हो रहा है इसमें। सर, राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को होने वाली स्ट्रैटेजी की बैठक को आप कैसे देखते हैं? It's a very important event. People are curious to see. Basic challenge before the committee trustees to restore the confidence and trust of the people, to restore the trust and confidence of the crores of devotees across the world. जहाँ एक धक्का लगा है इसको, पहला ये काम है। तो 11 को मीटिंग हो रही थी, अब 6 को कर दिया है। मैटर सीरियस है, मैटर इज़ गेटिंग मोमेंटम इन मीडिया एंड एवरीवेयर। उसको 6 को कर दिया इन्होंने। और अब उसमें क्या होगा, इनके इस्तीफे आए हुए हैं दोनों के, इस्तीफों पे मोहर लग जाएगी। खैर तो बेविस है, इस्तीफे तो हो ही जाएंगे उसमें जो है। तो मीटिंग पीपल आर एक्सपेक्टेड टू सी के आगे क्या स्ट्रैटेजी बनती है। लेकिन बैठक हो रही है और बैठक महत्वपूर्ण है, और 11 के बजाय अब ये बैठक 6 को हो रही है। सर, पिछले दिनों हॉर्मुज से सप्लाई चेन को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लेते हुए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल LPG सप्लाई को लेकर जितने भी प्रतिबंध थे उनको खत्म कर दिया। तो आप इस गुड गवर्नेंस वाले फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैसे देखते हैं? भाई सचमुच में है ना, प्रधानमंत्री गुड गवर्नेंस को है ना एक्चुअल में सलाम करना पड़ता है, खास करके स्पीड उसकी। वो इतने जागरूक रहते हैं कि किसी अफसर की ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं है, उनको PMO की ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं है कि चूँकि वो पेट्रोल की सप्लाई ठीक हो गई है, LPG के रेट घटाने हैं, अपने को वापस करना है, वो खुद पहल करेंगे आकर के। और जैसे ही हॉर्मुज थोड़ा ठीक हुआ, वहाँ पे सप्लाई थोड़ा इम्प्रूव हुई, द नेक्स्ट डे ये खबर आ गई उसके अंदर कि प्राइम मिनिस्टर ने कॉल ले लिया इनको कि टेक ऑल दीज रेट्स टू प्री वॉर लेवल। जो कटेलमेंट था इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, जो रेट बढ़े थे, टेक दम बैक टू प्री वॉर लेवल। तो बहुत अच्छा स्टेप है, जिसे कहना चाहिए। आई एम वेरी श्योर ये जो रेट घटे हैं, और आज फिर कोई 183 रुपये रेट घट गए LPG सिलेंडर के कहीं फैक्ट्री के, जो नरेंद्र मोदी का इनिशिएटिव लगता है बहुत अच्छी बात है। गवर्नेंस तो ऐसी होनी चाहिए, इमीडिएट कॉग्निजेंस, इमीडिएट सोल्यूशन। सर, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की पृष्ठभूमि के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गैर जरूरी यात्राएं नहीं करने और सोना ना खरीदने की अपील की थी, उसका क्या असर आपको नजर आया? उसका अच्छा असर हुआ है। मैं आंकड़े पढ़ रहा था कहीं पे जो है, दोनों ही सेक्टर में अच्छा लोगों ने सोना चांदी कम खरीदा। कई लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी प्राइम मिनिस्टर को, और एक कहा कि आप पे कहने से हमने शादी थी हमारे घर में, हमने भाई नरेंद्र मोदी क्या है ना, पब्लिक अपील बहुत ज़बरदस्त है, पब्लिक कनेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। लोग चिट्ठी लिख देते हैं सीधा उठा के, और सबसे खास बात है कि उनका जो मैकेनिज्म ऐसा, वो चिट्ठी के नोटिस में आ जाती है। मैंने पढ़ा किसी अखबार के अंदर, तो ये इट वॉज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, उनकी जो अपील थी उस पर, और अच्छा इम्पैक्ट हुआ है, ऐसा है, आंकड़े ये बताते हैं। जैसे सर, आज हमारे देश में कोई तेल संकट तो नहीं है? नहीं, मुझे नहीं दिखाई देता। मैंने पढ़ा 74 डेज तक कोई क्राइसिस नहीं है। कटसी 60 डेज US वेवर ऑन परचेज ऑफ ईरान एंड रशियन ऑयल एंड अदर ऑयल जो है। और अब क्या है कि ईरान से चूँकि काफ़ी मात्रा में तेल आता था, अब 60 दिन तो आपका कोई बैन नहीं है, आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसमें कंफर्टेबल पोजीशन में है इंडिया, और बेसिक उसका कारण ये एक है कि 60 दिन का जो US वेवर है उसके कारण से रिलीफ है, और 74 दिन का स्टॉप आगे उसमें पड़ा हुआ है। और हॉर्मुज का मुझे ऐसा लगता नहीं कि एकदम से बंद होने वाला है, वो आधा अधूरा चलता रहेगा, उससे सरकार काम चला लेगी। और सरकार चूँकि बहुत अलर्ट है, और मैं ये भी देखता हूँ नरेंद्र मोदी सरकार का एक ख़ास बात आप ये देखो कि एक जहाज़ वहाँ से चलता है हॉर्मुज से, टैंकर चलता है, तो PMO मॉनिटरिंग करने लग जाता है उसकी। मैंने तो संसार में नहीं देखा ऐसा कि यहाँ चला के यहाँ पहुँचा कि नहीं, यहाँ पहुँचा कि यहाँ पहुँचा, फिर गुजरात पहुँचा कि नहीं पहुँचा, गजब। तो इससे क्या, कई टैंकर तो ये दोस्ती में इधर से मैनेज करके निकाल लेते हैं। तो ये क्षमता है प्रधानमंत्री के लेवल पर जो मॉनिटरिंग होती है, तो उसमें आप ये मान के चलिए उसके अंदर कि कोई बड़ा तेल क्राइसिस आने वाला नहीं है, और हॉर्मुज अभी रीजनेबली काम कर रहा है। जैसे सर, विचित्र किंतु सत्य, क्या ये सही है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के बावजूद खाड़ी देशों से आने वाला धन यानी रेमिटेंस की जो मात्रा है वो और बढ़ती गई है? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। $16 बिलियन रेमिटेंसेस अप्रैल में आ गया, जो पिछले साल से 70% ज़्यादा है।
सोचिए हैं। और इन्वेस्टमेंट की जो बात है, इसके साथ ही इन्वेस्टर थे, उनके चेहरे पे जो उदासी आ गई थी, तो स्माइल इज़ बैक ऑन द फेस ऑफ इन्वेस्टर्स। ये सारी बातें देख के अभी अमेजन के CEO आए थे, प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री आजकल क्या है कि बेस्ट नेगोशिएटर ऑफ इन्वेस्टमेंट डील्स हो गए हैं। बैठा है, चाय पिलाई उसको, लंच वंच कराया होगा, जो भी प्यार से कंधे पे हाथ रखा होगा उसके, तो उसे $13 अरब का कमिटमेंट ले लिया भारत में इन्वेस्ट करने का। इसे कहते हैं नेगोशिएटर जो है। तो स्माइल इज़ बैक ऑन द फेस ऑफ इन्वेस्टर विद ऑल दिस डेवलपमेंट जो है। तो ये सच है, और ये मतलब विचित्र किंतु सत्य है, लेकिन सत्य है कि इधर से पैसा बढ़ा और रेमिटेंसेस बढ़ी क्राइसिस के बावजूद। ऑल विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। सर, पासपोर्ट केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। हाल ही में विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, इसने देश भर के आम नागरिकों के मन में उत्सुकता पैदा कर दी है। आप कैसे देखते हैं? मैं खुद देख रहा हूँ 5-7 दिन से, इसमें कोई न कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए। अभी तक ये रहा है कि जब भी कोई ऐसा फैसला होता है, ऐसी घटना होती है जिससे आम आदमी प्रभावित होता है, तो प्रधानमंत्री आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेके उसको सॉर्ट आउट करके लोगों को दिलासा दिलाते हैं। दैट वे जो है, तभी विदेश मंत्रालय के उसका इंतज़ार है कि फिर आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा चाहिए आपको जिससे हम कह सकें कि नागरिकता का अंतिम प्रमाण है। सुनने में तो बड़ा मतलब अजीब सा लगता है एक तरह से कि आप पास में क्या है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है आप पास में, आधार कार्ड है, और फिर भी आपका नागरिकता आप पास नहीं है। तो हो सकता है टेक्निकली ये सारी बातें इररिलेवेंट हों और नागरिकता का अधिकारी को और चीज़ चाहिए हो। तो क्या चाहिए बता दो लोगों को, बस मेरा इतना सा है। विदेश मंत्रालय का बयान सिर माथे, ठीक है, पर जनता केवल ये एक स्टेटमेंट जारी कर दो, प्रेस नोट जारी कर दो कल इसका जो है कि भाई ये तो वैलिड नहीं है डॉक्यूमेंट आपके इसके लिए, और नागरिकता के लिए में क्या चाहिए बस ये बता दो। तो थोड़ा सा लोगों का निश्चितता है, वैसा एक रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस है ना नरेंद्र मोदी की, मैं इसलिए कहता हूँ ये, और अकाउंटेबल गवर्नेंस यहाँ की जो है, मंत्रालय भी इनके अकाउंटेबल होते हैं बिकॉज ऑफ लीडरशिप, दैट वे जो है। तो ये बात एक तरह से खुलासा इसका आना चाहिए, लोग ऐसी अपेक्षा करते हैं दैट वे जो है कि क्या चाहिए आप बस बता दीजिए कि इससे माना जाए। क्यों आम भाषा में तो ये माना जाता है पासपोर्ट तो एक कदम और आगे बढ़ के है, राशन कार्ड से आगे बढ़ के है, पैन कार्ड से बढ़ के है, वोटर कार्ड से आगे बढ़ के है, वो सबसे अंतिम है, जन विश्वास में अंतिम कड़ी पासपोर्ट है उसकी। अगर वो आज नहीं है ओके फाइन, पर कि बस ये बता दो फिर हमें क्या चाहिए आपको, वो ला के दे दें आपको और हमें कहें कि हम भारत के नागरिक हैं। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के बाद पश्चिम बंगाल में भी लागू हो जाएगा यूसीसी? बिल्कुल लागू हो जाएगा। देखिए आज जो ओवरऑल जो धमक है सरकार की दिल्ली से, उसकी एक धारा पश्चिम बंगाल में बह रही है इस समय, और एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं थोड़ा सा धाकड़ किस्म के एक तरह से, और चूँकि बहुत ही वो जानकार हैं अंदर सारे सिस्टम के, तो इतनी जल्दी उन्होंने कमेटी बना दी। आज कैबिनेट थी, कैबिनेट में पुटअप हो गया वो जो है। अब 17 तारीख को फिर वो असेंबली चलेगी, असेंबली में पास हो जाएगा। अब सवाल ये कि प्रैक्टिकली लागू होगा कि नहीं, तो भैया इसमें तो पूरे देश के अंदर जो है ना, जिसे कहना चाहिए ऐसे मामलों में जो है अमित शाह का डंडा चलता है। वहाँ की लोकल पुलिस, लोकल लोग, टीएमसी एटसेट्रा जो भी वहाँ पे हैं, कोई आड़े नहीं आएगा, सफलतापूर्व यूसीसी लागू होगा वहाँ पे जो है। और ओवरऑल जो है वो तो सरकार की छवि है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे कोई संशय नहीं दिखाई देता। और सर, पश्चिम बंगाल में विधानसभा द्वारा पारित किया गया एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल भी चर्चाओं में है और टीएमसी इसका विरोध कर रही है। आखिर इस नए बिल में क्या खास है? देखो अभी बंगाल में नरेंद्र मोदी अमित शाह का राज है, जो चाहे करवा लो, कानून सम्मत काम, कोई आड़े नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा, कोई गुंडा नहीं आएगा, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा। जितने काम रुके हुए हैं और वो चीफ मिनिस्टर यही कर रहे हैं, जितनी मन की मुराद थी पुरानी बीजेपी की और उनकी कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और वो पॉपुलर स्टेप थे सारे के सारे। सबसे बड़ी बात, जनता का बड़ा ज़बरदस्त समर्थन है। जो स्टेप बीजेपी इंप्लीमेंट कर रही है, चीफ मिनिस्टर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अमित शाह इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, वो मनमानी नहीं है, वो मतलब अथॉरिटेरियन नहीं है एक तरह से। वो फैसला है जो रुके हुए थे इम्प्लीमेंटेशन से, वहाँ जिनको करना था उनको। तो अब क्या है, क्लीन स्वीप है बंगाल के अंदर, जितने कानून रुके हुए थे जिनको करना था आपको, आप करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। सर, मैंने सुना है कि यूपी उत्तराखंड की तरह अब बंगाल सरकार भी लिविंग रिलेशनशिप, मल्टीपल मैरिज और एंटी कन्वर्जन लॉ, लव जिहाद, लैंड जिहाद पर कानून ला रही है, और क्या ये सभी कानून वहाँ लागू हो पाएंगे? सब कुछ लागू होगा। मैंने कहा ना क्लीन स्वीप है अभी। वहाँ की सड़कों में कोई टीएमसी का आदमी नहीं खड़ा, कोई झंडा लेके नहीं खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है।
आपको जो करना है करिए, किसी बुलडोजर की कोई आवश्यकता नहीं, कानून अपना काम करेगा और कानून को अपना काम करने दिया जाएगा, ऐसा मेरा आकलन है। सर, पश्चिम बंगाल सरकार ने टीएमसी को अभी 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु का ये फैसला कैसे देख रहे हैं? ये एक लोकल जजमेंट है चीफ मिनिस्टर का। उनको अभी भी कहीं न कहीं लगता है कि अगर हम अनुमति देंगे, चूँकि 13 साल से वो शहीद दिवस मनाया जा रहा है, कांग्रेस के वर्कर्स मारे गए थे कुछ किसी ज़माने में गए, तो ट्रेडिशनल चला आ रहा है। फिर बीजेपी ने कहा हम अपना शहीद दिवस मनाएंगे, टीएमसी ने कहा अपना मनाएंगे। अब टीएमसी अभी तो कहीं पिक्चर में नहीं है ना, लेकिन उनके मन में ऐसा ख्याल आया होगा कि शायद इस बहाने से टीएमसी के 2, 4, 5 हज़ार लोग इकट्ठे नहीं हो जाएं, तो उन्होंने कहा ठीक है, मौका क्यों दो किसी को, जो है एवरीथिंग इज़ फेयर इन पॉलिटिक्स, जो है। और बात उनकी एक सही है उस तरह से कि विक्टोरिया जो है जहाँ पे सामने रैली होती है, हालांकि 12-15 साल से हो रही रैली, उनका था कि पब्लिक इनकन्वीनियंस है, ट्रैफिक जाम होता है, तो यहाँ नहीं करो। अगर आप कहते हो लाखों लोग आएँ तो आप परेड मैदान में चले जाओ। अब ये तक तो ठीक है, उनका रैली को बैन नहीं किया, वेन्यू को बैन किया है कि आप नहीं करके आप वहाँ करिए ले जा करके, उसमें कोई इशू नहीं, आप करिए वहाँ पे। और 60 दिन के लिए धारा 144 लगा दी है। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कि कल वो उसी जगह विक्टोरिया रैली करने के लिए ममता की पार्टी कुछ लोग वहाँ गए थे, उन पर FIR हो गई। तो मेरा मानना है उनको समझा देते वैसे बुला के, थानेदार कहता छोड़ो यार क्यों आए हो, FIR करेंगे भाई, चलो जाओ घर अपने, जो है जीप में बैठ के चले जाते घर वापस अपने। तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा थोड़ा हार्श फैसला जो है, और बाकी जो काम प्यार से होते हैं FIR करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर जाए वैसे ही मान जाते। 5 लोग थे कुल, क्या हैसियत है, कोई इशू नहीं है किसी बात का। एनी हाउ, तो बहरहाल ये है कि वो रैली वहाँ पे नहीं हो रही है और कोई बड़ा हंगामा नहीं होने वाला है। सर, क्या इस बार पंजाब में भी फहराएगा भगवा? देखो अभी तो दूर की कौड़ी है, अभी अमित शाह एक्टिव नहीं है पंजाब में। चुनाव से 2 महीने पहले जो एक्टिव होंगे, रणनीति बनेगी, फिर चंडीगढ़ 15 दिन रहेंगे पटना की तरह, तो कुछ भी हो सकता है। एक सीट का आकलन होगा, फिर स्ट्रैटेजी बनेगी, फिर सुनील बंसल जाएंगे, सुनील बंसल जैसे जो आसपास के लोग हैं, धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे, भूपेंद्र यादव जाएंगे, पूरी जो फोर्स है जो है वो जाएगी, वहाँ देखेगी, कुछ भी हो सकता है। फिर पार्टियों से कुछ लोग इधर से उधर जाएंगे जो है, तो अभी इट इज़ ए बिट अर्ली। लेकिन अभी पंजाब की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कोई वैसा बड़ा आंदोलन अभी नहीं है, लेकिन एक मामले में फंस गई है अभी वो, अकाल तख्त के मामले में। लेकिन फिर भी उन्होंने जाके माफ़ी मांग के हाथ जोड़ के सबकी पेशी करा दी अकाल तख्त में, एक बार तो उन्होंने हैंडल कर लिया उसको। और कोई बिल आ गया था तो उन्होंने कहा भी हमें धर्म के मामले में सरकार बिल नहीं बना, से पहले हमसे पूछना चाहिए था। अकाल तख्त की बेकदरी जो लोग करते हैं ना, बेकदरी का बिल है, हमसे पूछ के बनाते, आपको अधिकार है कि नहीं अधिकार है। स्मॉल टाइम इवेंट, उन्होंने अच्छा क्या, सारे चले गए सिख लोग, MLA से इकट्ठे हो गए, नमस्ते करके वहाँ से आ गए। उनका 1 महीने में बना के ले आना, दूसरा बिल ले जाएंगे। अब एक कंट्रोवर्सी चल गई थी, मुख्यमंत्री को दिखा दिया कि वो कोई शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या है, उन्होंने कहा ये गलत है, किसी ने कहा सही है, मतलब अच्छी बातें नहीं है एट वे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मान के बारे में ऐसी बातें जनता पे खास असर नहीं कर रही। लोगों ने मान लिया कि मान ठीक है, मान जो है। पहली बार तो ऐसी बातें आई थी कि शराब पी के पता नहीं कहाँ कनाडा है कोई, बस ऐसी बात आई थी, लेकिन कोई मोमेंटम खड़ा नहीं हुआ उसका। या तो पंजाब की संस्कृति में लोगों ने मान लिया कि अरे ऐसे ही चलते हैं सब यहाँ पॉलिटिक्स में जो है, या तो कुछ ऐसा मान लिया है। लेकिन बहरहाल जो आपका पर्टिकुलर सवाल है कि क्या पटना कोलकाता की तरह इस बार यहाँ भी फहराएगा भगवा चंडीगढ़ अमृतसर में जो है, तो जवाब यह है कि इट इज़ अर्ली टू से, लेट्स सी क्या डेवलपमेंट्स आते हैं। अब इसे दूसरे दल हैं, अकाली दल है, कांग्रेस है, वो तैयारी कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अकाली दल से 3 सीटें आई हैं और एक संभावना है कि अकाली दल बीजेपी जुड़ जाएंगे। मेरा मानना है कि इट विल बी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बीजेपी। अकाली दल की इमेज अभी भी सुधरी नहीं उस तरह की जो सुखबीर सिंह बादल के समय हुई थी। बीजेपी डजंट नीड एनी अलाय, बीजेपी खुद अपने बूते ही लड़ेगी तो लड़ेगी जो है लोगों को, और कांग्रेस का कुछ बड़ा होना नहीं है। और कांग्रेस में राहुल गांधी हैं, पता आपको, एक मत फैसला हो नहीं सकता। कल वहाँ पे हुआ, उनके आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इंटरनल डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो भैया ये सब बातें, कांग्रेस का रोल, अकाली दल का रोल टोटली इररिलेवेंट इन दिस इलेक्शन। इट्स ओनली एंड ओनली आप वर्सेस बीजेपी, दैट इज़ टू बी सीन कि हाउ दे फाइट, हाउ दे स्ट्रेटराइज देयर इलेक्शंस, और स्ट्रैटेजी उसकी कैसे बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है अमित शाह क्या रणनीति बनाते हैं और कितने दिन वहाँ कैंप करते हैं, दिस इज टू बी सीन। सर, दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच यमुना जल समझौते के दौरान जो समारोह हुआ उसमें गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित थे। आखिर क्या मायने हैं गृह मंत्री अमित शाह के वहाँ मौजूदगी के? देखो, अमित शाह इज़ ए सिंबल ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वॉरिंग पीपल। तो न तो हरियाणा तैयार होता है, न राजस्थान तैयार होता है, आपस में हमेशा चलता है, कोई भी 2 राज्य हों। आप चांस है कि दोनों बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं,
प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं समझौता हो, ठीक, अमित शाह के मन में था समझौता होना है, तो एन मौके पे कुछ और नहीं हो जाए, तो अमित शाह मेड इट ए पॉइंट टू बी देयर हिमसेल्फ, और सब ने जिसे कहना चाहिए डिसिप्लिन स्कूल बॉयज़ की तरफ सिग्नेचर्स कहीं दोनों ने साइन किए, वो तो सारा बनाया हुआ था समझौता, जो है समझौता हुआ, हर कोई हीरो हुआ इससे, जो है वहाँ हरियाणा का चीफ मिनिस्टर हीरो हुआ अपने स्टेट में, यहाँ भजनलाल हीरो हुए, और अमित शाह को क्रेडिट मिला एक तरह से कि अमित शाह वहाँ मौजूद थे एक तरह से, जो है कुछ लोगों का प्रधानमंत्री मौजूद होना चाहिए था, ऐसे में कई बार प्रधानमंत्री आते हैं, तो हमने कहा देखो भाई आजकल प्रधानमंत्री के पास जो लोग जाते भी हैं ना, तो बहुत सारे काम वो अमित शाह को ही सौंप देते हैं कि करिए, जिसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इट्स पार्ट ऑफ ग्रूमिंग आल्सो, चलो ऐसे मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना। हालांकि मैंने पहले भी आपसे कहा ना ये कि नेक्स्ट लीडरशिप को तो ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं, कोई कमी नहीं किसी चीज़ की, दैट वे जो है, तो पीएम का बड़ापन है कि ऐसे मौके आते हैं तो मौका देते हैं, दैट वे जो है। तो अमित शाह की जो प्रेजेंस है वो एक सिम्बॉलिक है डिसिप्लिन की। आपको याद है नीतीश कुमार जब राज्यसभा का साइन कर रहे थे, अमित शाह बगल में बैठे थे, भरोसा नहीं था किसी को, ऐन वक्त पे उठ के चले जाएं, वो वहाँ से बाथरूम चले जाएं, फिर आए नहीं वापस कहीं और चले जाएं, अमित शाह खुद बैठे वहाँ पे। तो ये क्या है ना कि अमित शाह की प्रेजेंस है ना ज़रूरी है कुछ मामलों में, तो ऐसी प्रेजेंस थी वहाँ, अच्छी बात है, काम हो गया, दोनों स्टेट से जनता का लाभ हो गया। सर, राजस्थान की पॉलिटिक्स से जुड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना ये है कि यमुना जल समझौता और 4 जुलाई को प्रधानमंत्री जो राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले हैं, ये घटनाएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पॉलिटिकल करियर का एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हो सकती हैं। आपका इस पर क्या आकलन है? आई एब्सोल्युटली एग्री, एंडोर्स दिस व्यू पॉइंट। जो है कुछ लोग दिल्ली में कहते थे राजस्थानी गवर्नेंस ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं है? आज इस समझौते के बाद में भजनलाल की गिनती देश के सबसे सफल मुख्यमंत्रियों में से एक मुख्यमंत्री की हो रही है। 32 साल से समझौता पेंडिंग था, आप देखिए, ठीक है ना। थोड़ा श्रेय आप इसमें वो तो देंगे ना, अमित शाह ने करवाया आकर को, तो एक पॉइंट है, तो मोरल इम्पैक्ट है, असली क्रेडिट तो चीफ मिनिस्टर को जाता है ना। तो 32 साल से प्यास बुझने का इंतजार था राजस्थान के शेखावटी का, सीकर जुन्नू चूरू का, जो है आप देखिए वो समझौता हुआ, तो ये श्रेय भजनलाल को मिलना था। सारा होमवर्क किया उन्होंने, उनके 3 टॉप ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज, जो है सब ने बैठ के उसको बनाया, जो है भजनलाल ने उसको लीड किया उस समझौते को। आए यहाँ पे साइन हुए, 34,000 करोड़ का बजट है, आप देखिए 295 किलोमीटर की पाइपलाइन है, और हरियाणा से निकल के वहाँ इस इलाके में शेखावटी में वहाँ पहुँचेगी। CR पाटिल खुद वहाँ मौजूद थे उन समझौते के समय, जो मंत्री हैं, ही इज़ ए मैन ऑफ डिलीवरी। तो वो इंश्योर करेंगे कि ये जो समझौता हो गया है ये समय पे लागू हुआ कि नहीं हुआ, वो डिलीवरी के लिए उनका नाम माना जाता है, दैट वे जो है। अब समझौता हो गया इतना अच्छा। अब समझौते के बाद में जो है, अब वहाँ राजेंद्र राठौड़ हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा भी इस समझौते ने भजनलाल को है ना भागीरथ बना दिया है। भागीरथ गंगा लाए थे, तो राजस्थान की गंगा भजनलाल लाए हैं। तो एक नया वहाँ कंसेप्ट, एक नया नैरेटिव वहाँ बना है कि भजनलाल राजस्थान के भागीरथ हैं। आप लेवल देखिए एप्रिसिएशन का, जो है। फिर वो जयपुर पहुँचे, एयरपोर्ट में ज़बरदस्त स्वागत हुआ। उस शाम उन्होंने क्या किया, उस समझौते को कागज़ को और सिल पे कलश रख के चले, और सारे रास्ते वहाँ से लेके मुख्यमंत्री आवास तक लोगों ने स्वागत किया उनका, जो है पूरी कैबिनेट के अधिकांश मंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट सब लोग मौजूद थे। तो क्या 24 घंटे के अंदर भजनलाल का जो सारा जो नैरेटिव है बदल गया वहाँ पे, जो है। और आज उनकी गिनती देश के सफल मुख्यमंत्रियों में एकदम से इसमें जो हो रही हैं। और ठीक कह रहे हैं कि समझौता हुआ है तो इसे झुंझुनू और इनकी जो धरती सोना उगलेगी, किसान धरती सोना उगलेगी, और ये इन तीनों जिलों की जो जल समस्या है उसका अस्थायी समाधान हो गया है। इट इज़ फैक्चुअली करेक्ट। और इसके ऊपर और देखिए, अब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं 4 तारीख को रिफाइनरी का उद्घाटन करने, तो डिफरेंट रिमोट कंट्रोल से 4 लाख लोग उसको देखेंगे अलग अलग जगह से जुड़ने के लिए। आजकल क्या कि रैली नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री ने कहा डोंट वेस्ट पेट्रोल डीजल, आने जाने का खर्चा, अनावश्यक यात्रा। चीफ मिनिस्टर ने कहा ठीक है, इसे रास्ता निकालते हैं, तो रास्ता निकल गया वहाँ पे। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM है वहाँ, उन्होंने कुछ ऐसा, वहाँ अखिल अरोड़ा, वहाँ उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ने कोई ऐसा बनाया है कि 4 लाख लोग जो है उसको देखेंगे अलग अलग सरपंच लेवल पे और इस लेवल पे करके सारा उसको जो है। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उस दिन जोधपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन आ रहा है। जोधपुर राजस्थान में है ना, मुख्यमंत्री भजनलाल ही है ना, ठीक है ना, दैट इज है। तो क्या है कि कई तरह ऐसी घटनाएं होती हैं, सारा नैरेटिव बदल जाता है आपका, जो है। तो दोनों बातें हुई वहाँ पे इस तरह से। तो ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है कि इससे नैरेटिव बदल गया और ये उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट सिद्ध हो रहा है। दिस इज ऑल। तो जैसे सर कह सकते हैं कि तकदीर लगा के लाए हैं भजनलाल शर्मा जी, क्योंकि यमुना जल समझौते के बाद अब पांचना जल जो समझौता है उसका श्रेय भी अब उनको मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे सर आप? एब्सोल्युटली राइट। तकदीर
प्लस एफर्ट्स, दोनों बातें हैं। तकदीर तो है ही, देखिए पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बने और ठाठ से बैठे हैं, मुख्यमंत्री चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तकदीर तो है ना, तकदीर एक पार्ट है, एफर्ट है दूसरा पार्ट है इसके अंदर। तो एफर्ट तो है, देखिए रिफाइनरी में आग लग गई थी, कितना हो गया था, अब दिन रात एक करके खड़ा किया उसको वापस जो है। और ये जमुना जल समझौता, तो उन्होंने दिल्ली आए, कितने चक्कर लगाए दिल्ली में मालूम है भजनलाल ने जो है। और ये कहा उन्होंने, अभी जयपुर मैंने पढ़ा कहीं पे कि आपके काम के लिए, स्टेट के लिए अगर मुझे 100 बार भी दिल्ली जाना पड़ेगा तो मैं आऊँगा, डोंट वरी, मैं हूँ ना। एक थ्योरी होती है इस तरह की जो है ये। और पांचना बांध हो गया, 20 साल से झगड़ा पड़ा हुआ था, हैं, क्या चमत्कार है। देखिए स्टार्स की बात होती है ना, 20 साल से पेंडिंग था, 3 मंत्री बैठे, 5 घंटे मीटिंग हुई, सॉल्व हो गया। 6 जुलाई से पानी चालू हो जाएगा वहाँ पे जो है। 74 गाँव आमने सामने थे वहाँ पे जो है। तो ये है ना, मतलब डेस्टिनी काउंट्स। मैं तो हमेशा कहता हूँ इस बात को जो है। कुल मिला के आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इन 2 घटनाओं से फिर सिद्ध हुआ, पहले तो था ही, फिर सिद्ध हुआ कि भजनलाल तकदीर लिखा के लाए। सर आप उनसे मिठाई खा सकते हैं जाकर। सर एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल, आज के परिदृश्य में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं? मुझे कोई खास नहीं दिखाई देता। ये क्या होता है ना, चाय के प्याले में तूफान जिसे कहते हैं, मोमेंटम आता हो जाता है। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी की बात है, वो जो नए विद्वान आए थे, यंगस्टर जो आए थे, तो सोशल मीडिया पे 2 करोड़ आ गए उनको देखने, 2.5 करोड़ आ गए, 3 करोड़ आ गए। लेकिन जो जंतर मंत्र पे आए तो 500 लोग पहुँचे वहाँ पे। तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात है सामने आई है कि सोशल मीडिया के नैरेटिव से और ग्राउंड रियलिटी से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। लेकिन चुनाव तो ग्राउंड से लड़ा जाता है ना। तो फ्लॉप शो हुआ एक तरह से, 500-700 लोग आए वहाँ पे, एक मोमेंटम बना थोड़ा, लेकिन उस तरह नहीं बना कि भाई 50,000 लोग आ जाएंगे, 25,000 लोग आ जाएंगे, 1 लाख लोग आ जाएंगे, ऐसे नहीं आए। फिर दूसरे जो लद्दाख वाले हैं, जो सोनम वांगचुक जो है, अब वहाँ पहले तो कई दिन वहाँ जेल में रह गए। उनकी प्रतिष्ठा थी ना, जो इनका एक स्टेटस था हड़ताल करने का, बैठने का, वो यहाँ आके थोड़ा सा डिमोट हो गया। ये जो कम्बिनेशन बैठा, एक कम्बिनेशन ठीक से नहीं बैठा। वो शायद अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से जो है ये, लेकिन मतलब कोई उसका कोई मोमेंटम नहीं बना पाए जो है। तो राजनीतिक भविष्य ये कि दोनों को चुनाव लड़ना नहीं है, दोनों को स्थिति नहीं है। खैर जो भी है, लेकिन फ़िलहाल आपका जो लीडिंग क्वेश्चन था कि क्या राजनीतिक भविष्य इन दोनों का, तो भाई फ़िलहाल कोई राजनीतिक भविष्य मुझे इस सरकार में उनका दिखाई नहीं देता है। और आज के जेसी शो में सर रेनबो कलर्स रहे हैं, मतलब हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर देश के डोमेस्टिक मुद्दों से लेकर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, हर मुद्दे पर हमने चर्चा की। और कुछ और भविष्यवाणियां आज के जेसी शो में आपने की हैं, जो भविष्य में बाकी की भविष्यवाणियों की तरह फॉर श्योर सच होती हुई नजर आएंगी। पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के जेसी शो में इस संपूर्ण विश्लेषण के लिए, और साथ ही तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज द जेसी शो में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।